हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। अब जनवरी ख़त्म हो गया, फेबररी आ गया। फेबररी इज़ एग्ज़ाम मंथ, बोर्ड के एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाते हैं। तो अब हम आज अपना लास्ट लेक्चर करेंगे सेल, द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ में। उसमें जितने भी सेल ऑर्गेनली बचे थे वो हम आज करेंगे। वो कौन कौन से हैं? पहला है साइटोस्केलेटन, फिर है सीलिया, ये मैंने नहीं लगाया, एंड फ्लैजिला, फिर है सेंट्रोसोम एंड सेंट्रियोल, और लास्ट वेरी इंपॉर्टेंट न्यूक्लियस। सबसे पहले हम साइटोस्केलेटन से शुरू करते हैं। साइटो मतलब सेल और स्केलेटन तो पता ही है आप लोगों को। तो जैसे हमारा स्केलेटन है, ये बोन्स का बना हुआ एक फ्रेमवर्क होता है हमारे बॉडी के लिए, ऐसे ही सेल का फ्रेमवर्क होता है साइटोस्केलेटन। यानी कि वो एक सपोर्ट देता है मैकेनिकल, और शेप देता है सेल को। तो वो ऐसे ऐसे फाइबर्स में पूरे में डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। तो इससे मतलब एक मैकेनिकल सपोर्ट मिल गया सेल को, स्टर्डी हो गया। तो इसके फंक्शंस क्या हुए? टू गिव मैकेनिकल सपोर्ट, एंड शेप टू द सेल। इसके अलावा ये लोकोमोशन में काम आता है। कैसे? क्योंकि ये अभी हम आगे पढ़ेंगे, ये सीलिया और फ्लैजिला ये साइटोस्केलेटन के ही बने हुए होते हैं। साइटोस्केलेटन का एक पार्ट होता है, उसी के बने हुए होते हैं। और इसके अलावा जो वेरियस ऑर्गेनेलीज होती हैं, जैसे कि हमने अब तक पढ़ी है, राइबोसोम हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, तो उनकी पोजीशन को भी मेंटेन करके रखता है। क्योंकि ये जब इसने इसको एक सपोर्ट दे दिया, तो जहाँ भी माइटोकॉन्ड्रिया है या लाइसोसोम है, उसको उसकी पोजीशन पे मेंटेन करने का काम करता है। ठीक है, तो इतना काम है साइटोस्केलेटन का। अब अगर हम ये देखें, तो ये बना हुआ होता है फाइबर्स ऑफ प्रोटीन से। फाइबर हो गए या ट्यूब्स हो गई, वो तीन तरह के होते हैं। एक तो होते हैं माइक्रोफिलामेंट या माइक्रोट्यूब्यूल्स कह लो। दूसरा हो गया इंटरमीडिएट फिलामेंट, और तीसरा हो गया माइक्रोफिलामेंट। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है माइक्रोट्यूब्यूल, ये वाला। तो हम इसके बारे में पढ़ते हैं। पहले माइक्रोट्यूब्यूल जो होता है, ये इसमें कौन सा प्रोटीन होता है? इसमें होता है ट्यूबुलिन प्रोटीन। और ये कहाँ पाया जाता है? सबसे पहले तो मैंने आप लोगों को बताया है कि सीलिया और फ्लैजिला के बारे में। तो सीलिया और फ्लैजिला बना होता है ट्यूबुलिन प्रोटीन का, माइक्रोट्यूब्यूल्स का। दूसरा जो है, अभी जब हम इसका स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तब जानेंगे कैसे, कहाँ। दूसरा जो सेंट्रियोल होता है, वो भी माइक्रोट्यूब्यूल का बना होता है। और सेंट्रियोल से जो वो निकलते हैं स्पिंडल फाइबर्स, कैसे क्या अभी बताऊंगी। तो ये भी माइक्रोट्यूब्यूल्स के बने होते हैं। तो अभी तो आप लोग बस इतना याद कर लो कि सीलिया फ्लैजिला में माइक्रोट्यूब्यूल होते हैं, सेंट्रियोल में होते हैं, और स्पिंडल फाइबर में होते हैं। अब अगर हम इंटरमीडिएट फिलामेंट की बात करें, तो ये किस प्रोटीन से बना होता है? केराटिन प्रोटीन से। केराटिन आप लोगों को याद होगा कि हमारे हेयर में होता है, नेल्स में होता है। माइक्रोफिलामेंट किस प्रोटीन से बना होता है? एक्टिन और मायोसिन से। ये वही प्रोटीन है जो मसल फाइबर में पाया जाता है। ठीक है, तो ये बात हो गई साइटोस्केलेटन के बारे में। अब क्योंकि ये इस ट्यूबुलिन प्रोटीन वगैरह के बारे में हमें बात करनी है, ये पाए जाते हैं सीलिया फ्लैजिला में। तो हम इसकी डिटेल बात सीलिया और फ्लैजिला में करते हैं और सेंट्रियोल में करेंगे। तो हम अब पहुंचते हैं सीलिया और फ्लैजिला पे। सीलिया, फ्लैजिला, तो ये और लोकोमोशन के ऑर्गेनली हैं। सीलिया तो बहुत ज्यादा, मतलब फ्लैजिला तो बिल्कुल ही लोकोमोशन में काम करता है। सीलिया क्या है? ये ओर की तरह होता है। ओर जानते हो, जो चप्पू होता है बोट का। मतलब वो चप्पू क्या करता है? बोट को भी आगे बढ़ाता है और पानी को भी। तो ये
सेल को भी के भी मूवमेंट में काम आता है और सराउंडिंग फ्लूइड के भी। ठीक है। और दोनों के दोनों प्लाज्मा मेम्ब्रेन से ही बनते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की ही आउटग्रोथ्स होती है। ये स्मॉलर होता है और मोर इन नंबर होता है, पूरे चारों तरफ होता है, जबकि फ्लैजिला लार्जर होता है, लेस इन नंबर। अगर हम डायग्राम से समझें तो सपोज ये सेल मेम्ब्रेन है, तो इससे ये ऐसे करके सीलिया निकल रहे हैं और फिर फ्लैजिला लंबा होता है। मैंने क्या दबा दिया, अनडू करूं। फिर से बनाना पड़ेगा, पता नहीं क्या दबा दिया मैंने। चलो फिर से बनाती हूँ, जल्दी जल्दी बनाती हूँ। ये सीलिया हो गया, ये फ्लैजिला हो गया, ये सीलिया हो गया, ये फ्लैजिला हो गया, सीलिया हो गया, ये फ्लैजिला हो गया, सीलिया हो गया, ये फ्लैजिला हो गया। तो ये है फ्लैजिला और ये है सीलिया। ठीक है, तुम लोग जैसे देख पा रहे हो, ये स्मॉलर है, मोर इन नंबर है, ये लार्जर है, लेस इन नंबर है। ठीक है। अब ये जो सीलिया और फ्लैजिला हैं, ये दोनों जो मैंने बताया माइक्रोट्यूब्यूल ट्यूबुलिन प्रोटीन, ये उससे बने हुए हैं, ये ट्यूबुलिन प्रोटीन से। अच्छा, सीलिया फ्लैज ये तो मैं यूकैरियोटिक सेल की बात कर रही हूँ, लेकिन सीलिया फ्लैजिला जो होते हैं वो प्रोकैरियोटिक सेल में भी होते हैं, लेकिन वो फर्क होते हैं। एक तो वो फ्लैजिलिन प्रोटीन के बने होते हैं, दूसरा ये तो आउटग्रोथ है सेल मेम्ब्रेन की ही ना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, इसलिए दे आर कवर्ड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जो प्रोकैरियोटिक सीलिया फ्लैजिला होते हैं, दे आर नॉट कवर्ड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है। अब अगर हम अ, इसका सपोज ये एक फ्लैजिला है, अब हम इसको यूं काटें, तो अगर हम इसका क्रॉस सेक्शन देखें, कितना गंदा सर्कल बना, ऐसा होगा तो ये आउटर तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, तो ये तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी ही। उसके बाद ये बीच में यहाँ पे एक सेंट्रल शीथ होती है, दिस इज नोन एज सेंट्रल शीथ। ठीक है। और ये जो इसके साइटोप्लाज्म होता है, उसको कोर कहते हैं, और इसका दूसरा नाम होता है एक्सोनीम। अब हम देखते हैं कि ये ट्यूबुलिन प्रोटीन कहाँ होता है। ये ट्यूबुलिन प्रोटीन सेंटर में भी होता है और पेरीफेरी में भी होता है। सेंटर में एक पैर होता है ये ट्यूबुलिन प्रोटीन का। एक्चुअली प्रोटीन ऐसा होता है ना, ये ट्यूब की तरह, मैंने बताया था ना फाइबर या ट्यूब होते हैं। आप ऐसे मानो, ये इसको अगर 3D में समझो तो ये ऐसे। ठीक है। और पेरीफेरी में ट्रिपलेट्स होते हैं, एक, दो, तीन, ऐसे 9 ट्रिपलेट्स होते हैं, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। ये गड़बड़ हो गया, फिर ये इसको कोर बता रहा है। 1 2 3, 1 2 3, कितने हो गए? 6 7 8 और 9। ठीक है। तो ये दीज आर 9 पेरीफेरल ट्रिपलेट्स ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स।
ठीक है। और ये जो सेंट्रल सिंगल पेयर है, ये इसके जो दोनों ट्यूब्यूल हैं, दे आर कनेक्टेड बाय अ ब्रिज, तो दिस इज अ ब्रिज। ठीक है। कोर जो है वो ये है, और दिस इज वन पेयर ऑफ सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल। ठीक है। अब जो है ये जो ट्रिपलेट्स हैं, इनका जो सबसे नीचे वाला माइक्रोट्यूब्यूल है, ये सब जो है वो सेंट्रल शीथ से जुड़े होते हैं, यूं। अब क्योंकि ये जो है क्या इन ये कैसे लग रहे हैं, स्पोक्स की तरह से ना, तो इसलिए दे आर नोन एज रेडियल स्पोक्स। जैसे कि पहिए में होते हैं साइकिल के स्पोक्स, ऐसे ही होते हैं ना, ये रेडियल स्पोक्स कहलाते हैं। ठीक है। इसके अलावा ये जो है, सॉरी ये मैंने गलत कर दिया, इसमें डबलेट्स होते हैं। सारा ही गलत हो गया। दोबारा बनाऊं, आई एम वेरी सॉरी बच्चों, मैंने सेंट्रियोल का डायग्राम बना दिया। दोबारा बनाऊं, तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो सही है, सेंट्रल शीथ भी सही है, ये सेंट्रल पेयर ऑफ ये भी सही है, ट्यूबुलिन। जो पेरिफेरल है वो ट्रिपलेट नहीं होते, वो डबलेट होते हैं। एक, होते नौ ही हैं, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ और नौ। नाइन डबलेट्स हैं, डबलेट्स ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स। पेरिफेरल, नाइन पेरिफेरल, पेरिफेरी में है ना ये। और वन सेंट्रल पेयर ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल। ये तो वही होगा कि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये सेंट्रल शीथ है, ये कोर है, या जिसको एक्सोनीम भी बोलते हैं। ये पूछा गया, एक्सोनियम इज प्रेजेंट इन विच ऑर्गन। और अब ये जो मैं बता रही थी, ये ब्रिज से जुड़ा होता है सेंट्रल, और ये इनका एक एक ये रेडियल स्पोक से ऐसे जुड़ा होता है। अब क्योंकि ये नाइन है, तो रेडियल स्पोक भी नाइन होंगे। स्पोक्स मतलब स्पोक जैसे साइकिल के पहिए से होते हैं, तो दीज आर रेडियल स्पोक्स। और दिस इज ब्रिज, जो सेंटर वाले को जोड़ता है, दैट इज ब्रिज। इसके अलावा ये आपस में भी लिंकर्स के थ्रू जुड़े होते हैं। लिंकर्स क्या हैं? ये ऐसे ऐसे करके ये लिंकर्स के थ्रू आपस में भी जुड़े होते हैं।
आप लोग कंफ्यूज मत होना, लेकिन जब मैं ही हो गई तो मैं आप लोगों को क्या बोलूँ। ये हैं लिंकर्स। ठीक है। और ये जो है, इस तरह से इसका जो अरेंजमेंट हुआ उसको क्या बोलेंगे। 9 बाहर है और 2 सेंटर में है, तो 9+2 अरेंजमेंट, या एरे, एरे का मतलब होता है अरेंजमेंट। तो 9+2 एरे किस में पाया जाता है, सीलिया एंड फ्लैजिला में। क्योंकि ऐसा ही स्ट्रक्चर सेंट्रियोल का भी है, पर उसका अरेंजमेंट डिफरेंट होता है। तो ये तो अरेंजमेंट है, लेकिन अगर हम देखें कि माइक्रोट्यूब्यूल कितने हैं, हर इसमें हर एक डबलेट है, तो 2 हुए तो 18, और ये 2, तो टोटल कितने हुए 20। ठीक है। और ये जो सीलिया और फ्लैजिला होता है, ये यहाँ पे एक बेसल बॉडी होती है, उसी से बनता है। और बेसल बॉडी इज अ टाइप ऑफ सेंट्रियोल ओनली। ठीक है। सेंट्रियोल लाइक स्ट्रक्चर ही होता है। तो ये स्ट्रक्चर हो गया ऑफ सीलिया का भी ऐसा ही होता है एंड फ्लैजिला का भी। ठीक है। अब हम आगे चलते हैं, वी विल टॉक अबाउट सेंट्रोजोम एंड सेंट्रियोल। सेंट्रोजोम एंड सेंट्रियोल। एक तो बात ये है, दे आर नॉन मेम्ब्रेन बाउंड एंड दे आर फाउंड ओनली इन एनिमल सेल्स। ये जरूर याद रखना, इन पे इस चीज पे क्वेश्चन आते हैं। अब हम अगर देखें इसका स्ट्रक्चर, सपोज ये सेल है, इसमें ऐसे एक क्रोमोसोम पड़ा है। ठीक है। तो ये दोनों कोने में ये ऑर्गेनेली होती है, विच इज नोन एज सेंट्रोजोम। और इस सेंट्रोजोम के अंदर ये दो, ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, विच लाई परपेंडिकुलर टू ईच अदर। These are known as centrioles, and these are nothing but microtubule। ठीक है। अब ये क्या करते हैं, जब सेल डिवीजन होने लगता है तो ये सेंट्रियोल यहाँ से स्पिंडल लाइक फाइबर्स भेजते हैं, और ये जाके क्रोमोसोम पे एक पर्टिकुलर पार्ट पे अटैच होते हैं, अभी बता रही हूँ। यहाँ पे एक होता है पार्ट विच इज नोन एज काइनेटोकोर। काइनेटोकोर, काइनेटोकोर ऑफ क्रोमोसोम पे जाके ये स्पिंडल फाइबर्स अटैच हो जाते हैं। एंड दीज आर नथिंग बट माइक्रोट्यूब्यूल्स, बताया क्योंकि सेंट्रियोल इज माइक्रोट्यूब्यूल्स, तो दीज आर माइक्रोट्यूब्यूल्स। तो मैंने जो ये पहले बताया था आप लोगों को कि ये दे फॉर्म सीलिया, फ्लैजिला, सेंट्रियोल एंड स्पिंडल फाइबर्स। तो ये है ये स्पिंडल फाइबर, ये दीज स्पिंडल फाइबर्स। अब इनका रोल क्या होता है, ये यहाँ पे काइनेटोकोर पे अटैच हो गए और उसके बाद ये कॉन्ट्रैक्ट हो गए। जब कॉन्ट्रैक्ट हो गए तो इन्होंने ये जो क्रोमोसोम है इसको 2 में डिवाइड कर दिया। तो ये 2 में डिवाइड होके एक इधर आ गया और एक इधर आ गया। तो इस तरह से पहले ये न्यूक्लियर मटेरियल डिवाइड हो जाता है, बाद में और ऑर्गेनेली डिवाइड होते हैं, और फिर लास्ट में साइटोप्लाज्म और सेल मेम्ब्रेन डिवाइड होता है, और इस तरह करके ये 2 सेल बन जाते हैं। ठीक है। तो ये काम, और सेंट्रोजोम, अगर ये तो सेंट्रियोल होगा, अगर हम सेंट्रोजोम की बात करें तो सेंट्रोजोम किस चीज का बना होता है, एक तो इसमें 2 सेंट्रियोल है, 2 तो ये सेंट्रियोल हो गए, और इसके अलावा जो इसके चारों तरफ ये होता है, दिस इज नोन एज पेरीसेंट्रियोलर मटेरियल। तो सेंट्रोजोम, सेंट्रियोल प्लस पेरीसेंट्रियोलर मटेरियल फॉर्म्स सेंट्रोजोम। समझ गए।
ये यहाँ पे पेरीसेंट्रियोलम मटेरियल, ठीक है। अब हम इसको अगर यहाँ से यू काटे और हम इसका स्ट्रक्चर देखें तो वो स्ट्रक्चर है जो मैं गलती से पहले बना गई थी। आई एम वेरी सॉरी। ठीक है, इसमें जो होते हैं देयर आर ट्रिपलेट्स ऑफ पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स। होते 9 ही है लेकिन 3 3 होते हैं ट्रिपलेट्स। तीन तीन छः तीनों, हाँ। और इसके जो सेंटर है उसमें कोई माइक्रोट्यूब्यूल नहीं होते, बस ऐसे ही यहाँ पे एक हब होता है कुछ प्रोटीन का बना हुआ। दिस इज नोन एज हब एंड दीज आर पेरिफेरल 9 triplets ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स, ठीक है। अब ये भी जैसे मैंने उसमें बताया था, ये हब से अटैच्ड होते हैं। अगेन लाइक स्पोक्स। और इसको देख के आप लोगों को क्या याद आ रहा होगा? कार्ट व्हील। जो ठेला गाड़ी होती है, क्या बोलते हैं, बैलगाड़ी, उसका जो व्हील होता है वो ऐसा ही होता है ना, तो इसको कार्ट व्हील अरेंजमेंट कहते हैं, ठीक है। और ये आपस में भी, जो इसका सबसे नीचे का होगा और जो ऊपर का होगा, ये आपस में भी ऐसे अटैच्ड होते हैं। तो अब अगर हम इसका एरे समझें तो इसमें 9 पेरिफेरल है और सेंटर में तो कुछ है नहीं, तो 9 + 0 एरे है। लेकिन इसमें हर एक में ट्रिपलेट है, तो टोटल होगा 27 माइक्रोट्यूब्यूल। तो माइक्रोट्यूब्यूल इसमें ज्यादा हुए एज कंपेयर टू इसमें 20 थे और इसमें 27 है, ऑल्दो इसके सेंटर में नहीं होता। समझ रहे हो? और ये इसमें क्यों ज्यादा होते हैं? क्योंकि, अच्छा ये भी ये इनको लिख दूं रेडियल स्पोक्स। क्योंकि ये जो मैंने अभी बताया सीलिया फ्लैजिला, ये बनते तो बेसल बॉडी से ही है, जो कि एक्चुअली इज अ सेंट्रियोल ओनली। तो जब वो बनी सेंट्रियोल ही इन्हें बना रहा है, तो ऑब्वियसली इसमें तो कम ही वो होंगे माइक्रोट्यूब्यूल्स एज कंपेयर टू सेंट्रियोल, ठीक है। तो इसमें 27 होते हैं और उसमें 20 होते हैं। दिस इज अबाउट द स्ट्रक्चर। अच्छा, अगर इसकी हम वो बात करें फंक्शन की, ऑफ, तो ये फॉर्म्स दी स्पिंडल फाइबर्स विच हेल्प इन सेल डिवीजन, ठीक है। ये बात हो गई अबाउट साइटोस्केलेटन, सीलिया फ्लैजिला, सेंट्रोजोम एंड सेंट्रियोल। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अब हम मेन आते हैं न्यूक्लियस पे। न्यूक्लियस तो पता ही है, इट इज लाइक ब्रेन ऑफ द सेल, सब कुछ यही कंट्रोल करता है। तो ये इसको सबसे पहले किसने डिस्कवर किया था? रॉबर्ट ब्राउन ने इन 1831। और फिर उसके बाद क्रोमेटिन को डिस्कवर किया था फ्लेमिंग ने बाय यूजिंग बेसिक डाइज। अब ये लिखा है एनसीईआरटी में, इसलिए आप लोग इसको याद कर लेना, ठीक है। अब अगर हम जैसे ये
सेल है, इसके अंदर ये न्यूक्लियस है। तो अगर हम न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर देखें तो ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड होता है। जिसको कि इसको कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। डबल मेम्ब्रेन होती है, ये आउटर है, ये इनर है, ठीक है। और इन दोनों के बीच में जो स्पेस होता है उसको कहते हैं पेरी न्यूक्लियर स्पेस। पेरी न्यूक्लियर स्पेस, जिसका कि साइज होता है 10 से 15 नैनोमीटर। और इसका रोल क्या होता है? इट प्रिवेंट्स द पैसेज ऑफ मटेरियल फ्रॉम साइटोप्लाज्म टू न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म, ठीक है। बैरियर की तरह काम करता है। लेकिन कुछ चीजें हमें चाहिए होती हैं जो कि जैसे प्रोटीन और राइबोसोम वगैरह वो बाहर जाएं अंदर आए, तो उसके लिए यहाँ पे इंटरप्शंस होते हैं। दीज आर नोन एज न्यूक्लियर पोर्स। और ये दोनों तरफ मूवमेंट अलाउ करते हैं, इधर भी। और ये बनते किससे हैं? वहां वहां बनते हैं जहां ये आउटर और इनर मेम्ब्रेन फ्यूज कर जाती है, ठीक है। अब जो ये इसका मैट्रिक्स है, न्यूक्लियर मैट्रिक्स, इसको कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। जैसे कि साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स को कहते हैं साइटोप्लाज्म, और ये न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म दोनों को मिला के कहते हैं प्रोटोप्लाज्म। ये कभी कभी पूछ लेते हैं, तो आप लोग इसमें कंफ्यूज ना हो। समझ गए? अब एक बात और है, न्यूक्लियस का जो ये आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, दिस इज कंटिन्यूअस विद एन ऑर्गेनेली, जो मैंने पहले पढ़ाया था। क्या है ये? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ाया था तब मैंने बताया था कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज कंटिन्यूअस विद द आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो ये इससे कंटिन्यूअस होती है। और क्योंकि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम्स होते हैं, तो इसके ऊपर भी राइबोसोम्स होते हैं, ठीक है। न्यूक्लियर पोर्स से भी तो जो मूवमेंट होता है वो ज्यादातर राइबोसोम एंड प्रोटीन का ही होता है, इन एंड आउट बिटवीन साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस, ठीक है। तो ये तो इतनी बात हो गई इसके मेन मेन स्ट्रक्चर की। अब इसके हम अंदर चलते हैं। क्या है, एक बात पहले मैं आप लोगों को समझा दूं कि जो अभी हम सेल साइकिल तो डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन एक बात समझो कि ये जो सेल जब डिवाइड होता है तो ये दो फेजेस में होता है। एक तो रेस्टिंग फेज में होता है और एक डिवाइडिंग फेज में होता है। तो ज्यादा तो रेस्टिंग फेज होती है, जिसको कि हम इंटरफेज भी कहते हैं, और ये डिवाइडिंग फेज होती है, ठीक है। तो क्या है कि अभी मेरे को इसमें एक चीज और बतानी है आप लोगों को, वो अभी मैं बता रही हूँ, जरा ये समझ लो तो तुम लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। जो न्यूक्लियर मटेरियल होता है वो मेनली डबल स्टैंडर्ड डीएनए में की तरह होता है हर सेल में। अब ये डीएनए बहुत लंबा होता है, ऑलमोस्ट 2 मीटर होता है, और इसको एक सेल में पूरा 2 मीटर अकोमोडेट करना है। तो ऐसे यूं फैल के तो ये अकोमोडेट हो नहीं सकता। तो ये कैसे अकोमोडेट होगा? एक प्रोटीन होता है जिसको कि कहते हैं हिस्टोन, ये बेसिक इन नेचर होता है, मतलब एल्कलाइन होता है। दिस इज हिस्टोन प्रोटीन, बेसिक इन नेचर होता है। तो ये क्या करता है डीएनए? ये इसके ऊपर लिपट जाता है, ऐसे करके इस पे लिपट जाएगा, ठीक है। तो ये जब ये हिस्टोन प्रोटीन इसके ऊपर लिपट गया, तो देन दिस डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन, और साथ में
कुछ नॉन हिस्टोन प्रोटीन भी होता है, और कुछ आरएनए भी होता है। ये सब मिलके बनाते हैं क्रोमैटिन। ठीक है, तो इस फॉर्म में जो न्यूक्लियर मटेरियल है क्रोमैटिन के फॉर्म में, ये लंबा जैसे कि मोती की माला, ये पाया जाता है इन द इंटरफेस। मोती के चारों तरफ धागा लिपटा हुआ है। दिस इज क्रोमैटिन, दिस इज फाउंड इन इंटरफेस, और यही डिवाइडिंग फेज में ऑर्गेनाइज होके क्रोमोसोम बना लेता है। तो अगर हम सोचें क्रोमैटिन और क्रोमोसोम का कॉम्पोजिशन सेम है, यही है, लेकिन यहाँ पे ये फैला हुआ है और यहाँ पे ये ऑर्गेनाइज हो जाता है। ठीक है, ये मैंने अब आप लोगों को इसलिए बताया कि ज्यादातर हम लोग जब क्रोमोसोम देखते हैं तो वो डिवीजन ही हो रहा होता है सेल का, क्योंकि उसी फेज में ये क्रोमोसोम बनता है। तो अगर अब हम ये देखें, ये न्यूक्लियर मैट्रिक्स या न्यूक्लियोप्लास्ट, इसमें दो चीजें होती हैं। एक तो क्रोमैटिन, ये मैंने आप लोगों को बता दिया क्या होता है। दूसरा होता है न्यूक्लियोलाई। अब ये क्योंकि क्रोमैटिन में आरएनए होता है, तो आरएनए है राइबोसोमल आरएनए, तो वो प्रोटीन भी बनाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये क्रोमैटिन है या क्रोमोसोम, वट एवर बी द स्टेज ऑफ द सेल, क्रोमैटिन बहुत, ये वाला तो बहुत गंदा बना है, बट एनीवेज इसका एक पार्ट होता है जहां पे ये आरएनए बहुत सारा इकट्ठा हो जाता है। आर 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 एन ए बहुत सारा इकट्ठा हो जाता है, और ये डार्कर स्टेनिंग दिखता है। दिस पार्ट इज नोन एज न्यूक्लियोलाई। ठीक है, तो हम देखें न्यूक्लियोप्लाज्म में, एक तो हमें क्रोमैटिन मिलता है ये, और उसी में न्यूक्लियोलाई होता है जहाँ पे बहुत सारा प्रोटीन सिंथेसिस हो रहा होता है, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारा राइबोसोमल आरएनए जो कि राइबोसोम बनाएगा, और राइबोसोम बनाएगा तो राइबोसोम का काम प्रोटीन सिंथेसिस होता है। तो न्यूक्लियोलाई इज नथिंग बट एन एरिया इन द क्रोमैटिन जहाँ पे आरएनए बहुत सारा कलेक्टेड होता है। तो न्यूक्लियोलाई कौन से सेल में ज्यादा पाए जाएंगे, क्योंकि प्रोटीन बहुत बन रहा है, जो कि ज्यादा प्रोटीन सिंथेसिस कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोई भी वो सेल जिसमें जो कि बहुत एंजाइम सिक्रिएट करते हैं, फॉर एग्जाम्पल पैनक्रियाटिक सेल्स हैं, पैनक्रिया से बहुत सारे एंजाइम सिक्रिएट होते हैं, और ऑल एंजाइम्स मोस्टली आर प्रोटीन, तो इसलिए पैनक्रियाटिक सेल्स में न्यूक्लियोलाई बहुत सारे पाए जाएंगे। ठीक है, तो ये बात हो गई अबाउट क्रोमैटिन एंड क्रोमोसोम। है एक ही चीज, डिपेंड्स कि किस स्टेज पे है सेल। अब अगर आप लोग देखो तो तीन चार, अच्छा एक चीज और बता दूं, फिर उसके बाद आप लोगों को बताती हूँ। जो क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर, दिस इज अ पेयर ऑफ क्रोमोसोम। जो इसका सेंट्रल पार्ट है, इसको कहते हैं प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन या सेंट्रोमियर। फिर ये जो इसके आर्म्स हैं, इनको कहते हैं क्रोमैटिड्स, या ऊपर वाले को कहते हैं पी आर्म, और नीचे वाले को कहते हैं क्यू आर। और यहाँ मैंने बताया था ये अटैच होता है जहाँ पे स्पिंडल फाइबर, तो वो दोनों तरफ यहाँ पे क्या होता है, काइनेटोकोर। और जो एंड ऑफ द ये होता है क्रोमोसोम, दैट इज नोन एज टीलोमियर, दिस एरिया टीलोमियर।
ठीक है, तो ये बेसिक स्ट्रक्चर होता है। अब ये प्राइमरी कंस्ट्रक्शन इसलिए कहते हैं कि किसी किसी क्रोमोसोम में, नॉट इन ऑल, एक यहाँ पे कंस्ट्रक्शन थोड़ा और निकल आता है और एक थोड़ा सा क्रोमेटिड का पार्ट यहाँ दिख जाता है। तो यार ये मैं पता नहीं क्या करती हूँ। तो दिस इज सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन। और ये जो पार्ट होता है दैट इज नोन एज सैटेलाइट, अलग से है ना, सैटेलाइट पार्ट। एंड दिस इज नॉट स्टेन्ड, इट इज अनस्टेन्ड। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर हो गया क्रोमोसोम का। आई होप समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब ये जो हम क्रोमोसोम कितने काउंट करने के लिए हम वी काउंट दी नंबर ऑफ सेंट्रोमियर्स। और ये सेंट्रोमियर की पोजीशन जहां कैसी है उसके हिसाब से हम क्रोमोसोम्स को क्लासिफाई करते हैं। तो जो ये मैंने ऊपर बनाया इसमें तो अपर आर्म एंड लोअर आर्म आर इक्वल, सो दिस इज नोन एज मेटासेंट्रिक, मतलब सेंट्रोमियर इज इन द सेंटर यहाँ। अब कोई कभी कभी ये ऊपर चला जाता है तो छोटा हो जाता है थोड़ा अपर आर्म, सो दैट इज नोन एज सब मेटासेंट्रिक। ठीक है, कभी और चला जाता है, ऊपर वाला आर्म बिल्कुल छोटा सा टिल्लू सा रह जाता है और ये बहुत लंबा हो जाता है, दैट इज नोन एज एक्रोसेंट्रिक। और कभी कभी तो ये बिल्कुल एंड एंड का मैंने पार्ट बताया था टीलोमियर, तो बिल्कुल टीलोमियर पे ही पहुंच जाता है, इतना कि एक ऊपर के आर्म गायब ही हो जाते हैं। अभी टीलोमियर पे पहुंच गए इसलिए इट इज नोन एज टीलोसेंट्रिक। तो दिस इज क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर। ठीक है, तो ये है अबाउट न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस जो होता है वो इट इज द ब्रेन ऑफ द सेल, तो इट कंट्रोल्स द एक्टिविटीज ऑफ अदर ऑर्गेनेलिज। जैसे ब्रेन सारे ऑर्गन्स की कंट्रोल करता है, ऐसे ही न्यूक्लियस सेल का ब्रेन है, तो वो इट कंट्रोल्स द एक्टिविटीज ऑफ अदर ऑर्गेनेलिज एंड इट इज ऑल्सो हैज अ रोल इन हेरिडिटी। वो जब हम पढ़ेंगे जेनेटिक्स तब बताऊंगी। अब मेरे को जो बताना था आप लोगों को, आप लोग कंफ्यूज नहीं होना, एक से कई सारे वर्ड्स आ गए। एक आ गया सेंट्रोजोम, एक आ गया सेंट्रिओल, एक आ गया क्रोमैटिन, एक आ गया क्रोमैटिड, और एक आ गया क्रोमोसोम। तो इनका फर्क आप समझो। सेंट्रोसोम तो मैंने बताया था कि ये सेल है तो इसके दोनों तरफ कोने में ये सेंट्रोसोम बनता है, तो ये सेंट्रोसोम इज दिस। अब इसके अंदर दो परपेंडिकुलर प्रोटीन के वो होते हैं, दीज आर सेंट्रियोल विच फॉर्म दी स्पिंडल फाइबर। क्रोमैटिन मैंने बताया क्या है, ये क्रोमैटिन है, क्रोमोसोम का सेंट्रल पार्ट और प्राइमरी कंस्ट्रक्शन, दिस इज क्रोमैटिन। ओ सॉरी, दिस इज सेंट्रोमियर। क्रोमैटिन क्या था, क्रोमैटिन तो फूल मोती की माला थी। ये हिस्टोन प्रोटीन, इसके ऊपर लिपटा हुआ डीएनए। ये क्रोमैटिन है और यही क्रोमोसोम बना लेता है। जैसे क्रोमोसोम है, इसके जो आर्म है इसके अंदर कुछ नहीं है, ये ही है। बस वो दूसरे रूप में दिखने लगता है, स्ट्रक्चर सेम होता है। ठीक है, तो ये हो गया क्रोमोसोम। क्रोमेटिड क्या है, ये जो इसके आर्म से दे आर नोन एज क्रोमेटिड। और एक मैं भूल गई, सेंट्रोमियर, दिस इज द प्राइमरी कंस्ट्रक्शन और सेंट्रल पार्ट ऑफ द क्रोमोसोम। तो ये सब एक से लगते हैं पर ये एक से है नहीं। इसको आप लोग एक बार रिवाइज करेंगे तो आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। सेंट्रोसोम सेंट्रियोल एक साथ होते हैं, सेंट्रियोल इज अ पार्ट ऑफ सेंट्रोसोम, सेंट्रोमियर इज अ पार्ट ऑफ क्रोमोसोम,
एंड क्रोमेटिड एंड क्रोमोसोम आर दी जेनेटिक मटेरियल, स्ट्रक्चर इज द सेम, पर किस सेल साइकिल के किस फेज में वो डिटरमाइन करता है कि क्रोमोसोम के फॉर्म में दिखेंगे कि क्रोमेटिड के। एंड सेंट्रोमियर एंड क्रोमेटिड इज पार्ट ऑफ क्रोमोसोम। सो दिस इज ऑल अबाउट दी सेल, इसके सारे ऑर्गेनली, उनके स्ट्रक्चर, उनके फंक्शन। अब जो है मैं नेक्स्ट चैप्टर शुरू करूंगी। मैंने इससे पहले बाकी ऑर्गेनलीज के PYQ डाले थे, पर मुझे लगता है अभी बच्चे तुम लोग के बोर्ड के एग्जाम आ रहे हैं, इसलिए शायद तुम लोग नीट के PYQ में बहुत इंटरेस्टेड नहीं हो, तो इसके PYQ हम लोग बाद में कर लेंगे। अभी हम टॉपिक अगला पढ़ना शुरू करेंगे, विच इज़ दी सेल साइकिल। ठीक है? अगर इसमें कोई भी प्रॉब्लम है तो आप लोग प्लीज़ मुझे मैसेज करिएगा और मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू बच्चों।